नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई स्टेशन पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीट परीक्षा से संबंधित हाल ही में जुड़ा हुआ एक नवीनतम और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बैंक और इसके प्रकार। इस वीडियो में हम बैंक क्या है और बैंक के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं और इसके साथ बैंकों के प्रकारों से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं और जो रीट परीक्षा में आने योग्य है उसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बैंक का अर्थ। वह वित्तीय संगठन जो लोगों की जमा को स्वीकार करते हैं तथा ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं बैंक कहलाते हैं। बैंक का मतलब जो रोटेट करता है पैसे को, लोगों के पैसे को जो वो बचत करके रखते हैं उसको जमा के रूप में स्वीकार करते हैं और उसी को इकट्ठा करके जिनको आवश्यकता है उनको ऋण के रूप में उपलब्ध कराते हैं। बैंक शब्द इटालियन शब्द बैंको तथा बैंक जर्मन शब्द बैंके से बना है। तो यहाँ दो शब्द लिखे हुए हैं, एक तो इटालियन शब्द है बैंको और एक जर्मन शब्द है बैंके। बैंक वह संगठन है जो जनता से जनता के मध्य संपर्क रखता है, जनता से जनता के मध्य कार्य करता है, मतलब जनता से पैसे लेकर जनता को ही लौटा देता है, जनता की जमाओं को स्वीकार करता है और उन्हीं जमाओं को ऋण के रूप में उपलब्ध करवाता है आवश्यकता के अनुसार। बैंक द्वारा जनता के मध्य एक एजेंट के रूप में कार्य किया जाता है। अब पढ़ते हैं हम बैंक के कार्य। जो हमने अभी पढ़ा है उसी को विस्तार से पढ़ेंगे। तो बैंक के कार्यों को मुख्यतया दो भागों में बांटा जाता है, पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। बिल्कुल आसान। तो प्राथमिक कार्य में आएंगे सबसे पहले जमा स्वीकार करना। जो जनता की बचतें हैं उनको जमा के रूप में स्वीकार करता है बैंक। तो बैंक द्वारा ये जमाएं बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता या सावधि जमा खाता यानी फिक्स डिपॉजिट इत्यादि के माध्यम से जनता की जमाओं को स्वीकार किया जाता है। बचत में जितना बचता है वह, चालू खाते में कोई ब्याज नहीं मिलता, आवर्ती जमा खाते में, आवर्ती मतलब हर महीने, हर 3 महीने या हर 6 महीने बाद, सावधि मतलब एक निश्चित अवधि के लिए धन जमा किया जाता है। तो ये हो गई जमा स्वीकार करना। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। बैंकों द्वारा अग्रिम यानी एडवांस ऋण सुविधा, अधिनिकासी यानी ओवरड्राफ्ट चालू खाता धारक द्वारा अपने खाते में से जो जमा धन है उससे अधिक जो धन निकाला जाता है उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। होम लोन, गोल्ड लोन, ये कुछ ऋणों के प्रकार है इत्यादि द्वारा ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। तीसरा है साख सृजन करना, मतलब बिलों को भुनाने का काम, साख के आधार पर पैसे देने का काम। चौथा है विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री करना, विदेशी मुद्रा को स्वीकार करके भारतीय मुद्रा में, स्वदेशी मुद्रा में परिवर्तित करके देना। पांचवा गोल्ड की खरीद बिक्री का काम भी बैंक करता है। तो ये 5 कार्य हो गए बैंक के प्राथमिक कार्य। अब नज़र डालते हैं हम बैंक के द्वितीय कार्यों की ओर। द्वितीय कार्य में चेकों के भुगतान का कार्य, भुगतान एजेंट के रूप में कार्य करना क्योंकि ये भुगतान करता है दूसरों की ओर से। कंपनी के शेयर और बॉन्ड की खरीद से वित्तीय सुविधा की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। लॉकर की सुविधा आपको पता है, जो बेशकीमती सामान होता है, आभूषण इत्यादि हम लॉकर में रखते हैं बैंक में। पांचवा एटीएम कार्ड की सुविधा जिसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों शामिल हैं। ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा बैंक प्रदान करता है और विदेशों द्वारा किए गए आयातों पर भुगतान की गारंटी की सुविधा देता है बैंक। और बीमा की सुविधा भी आजकल बैंक उपलब्ध कराने लग गए हैं। तो इस प्रकार ये कार्य हो गए बैंकों के द्वितीय कार्य। अब पढ़ते हैं हम बैंकों के प्रकार कि बैंक कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो ये हमारा रीट का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका मेन हेडिंग यही है, बैंकों के प्रकार। तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिए, बैंकों को 2 प्रकार से यहाँ पर बांटा गया है, एक तो अनुसूचित और दूसरा है गैर अनुसूचित। अनुसूचित का मतलब जो सूची में लिखे गए हैं आरबीआई की अनुसूची 2 में, और जो यहाँ पर आरबीआई की अनुसूची 2 में नहीं लिखे गए हैं वो गैर अनुसूचित हो जाएंगे। अनुसूचित के फिर 2 प्रकार हैं, व्यापारिक और सहकारी बैंक। और व्यापारिक में फिर आ जाते हैं सार्वजनिक बैंक, मतलब जो जिनमें सरकारी हिस्सेदारी सर्वाधिक है, लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक और पेमेंट बैंक। और इसके साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी इसी में ही आएंगे। और सहकारी बैंकों में ग्रामीण सहकारी बैंक और दूसरा आ जाएगा शहरी सहकारी बैंक। तो एक एक करके विस्तार से जानते हैं इनके बारे में। अनुसूचित बैंक सबसे पहले। तो अनुसूचित बैंक की परिभाषा, वे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 2 में उल्लेखित है तथा जिनकी कुल या प्रदत्त पूंजी का कम से कम 5 लाख रुपए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक में जमा हो, उसे अनुसूचित बैंक कहते हैं। और ये बैंक ग्राहकों के हित तथा संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। बिल्कुल आसान है। जो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 2 में उल्लेखित है
उन बैंकों को अनुसूचित बैंक कहते हैं और इनका कम से कम 5 लाख रुपए आरबीआई में जमा होता है। दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक, जो वहाँ अनुसूची में जो धारा 2 में लिखे हुए नहीं है, तो वह बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 2 में शामिल नहीं है, गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। इन बैंकों को आरबीआई से कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आरबीआई के पास इनका कुछ भी जमा नहीं है और आरबीआई इन बैंकों को कंपनी अधिनियम के द्वारा नियंत्रित करता है। अब पढ़ते हैं हम अनुसूचित बैंक के प्रकार। तो अनुसूचित बैंक के प्रकारों में सबसे पहले आता है जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक इनका नाम है। तो जैसा नाम से स्पष्ट है, वाणिज्यिक मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए बैंक है। तो देखिए, वे बैंक जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है व्यापारिक बैंक कहलाता है, मतलब व्यापार के उद्देश्य से स्थापित किया गया बैंक। और ये किसके अनुसार काम करते हैं? तो बैंकिंग एक्ट 1949 के तहत जो बैंक लाभ के उद्देश्यों से लोगों की जमा को स्वीकार करते हैं और ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। संचालन के आधार पर व्यापारिक बैंक को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो यूनिट बैंक यानी इकाई बैंक और दूसरा ब्रांच बैंक यानी शाखा बैंक। तो इकाई बैंक जिसमें एक ही कार्यालय के द्वारा संपूर्ण बैंक का संचालन किया जाता है, वो इकाई बैंक, मतलब एक ही बैंक हो जिसकी कोई ब्रांचेज नहीं हो। और दूसरा शाखा बैंक, इस प्रक्रिया में एक तो होगा मुख्यालय और अन्य कई सारी उसकी ब्रांचेज होगी, जिसको शाखा बैंक कहते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर फिर से व्यापारिक बैंक के 2 प्रकार हैं, एक तो सार्वजनिक बैंक और दूसरा है निजी बैंक। तो सार्वजनिक में देखिए, वह बैंक जिस पर सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व होता है। स्वामित्व का मतलब उसका स्वामी कौन है, उसमें किसके पैसे लगाए हुए हैं, अंशपूंजी किसकी है। तो यदि पब्लिक की अंशपूंजी हो तो उसको सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहेंगे। ये बैंक फिर से 2 प्रकार के हैं, राष्ट्रीयकृत और गैर राष्ट्रीयकृत। इनकी जानकारी हम बाद में प्राप्त करेंगे। फिलहाल निजी बैंक देखिए, वह बैंक जिस पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, मतलब कुछ लोग जिसके मालिक होते हैं, उन बैंकों को हम निजी क्षेत्र के बैंक कहते हैं। इसके भी 2 प्रकार हैं, एक तो देसी निजी बैंक और दूसरा विदेशी निजी बैंक। मतलब जो देश के लोग मिलकर के लगा रहे हैं वो देसी, और विदेशी मतलब विदेशी पूंजी जिसमें लगी हुई है। देसी निजी बैंकों के उदाहरण में HDFC और यस बैंक, ये 2 उदाहरण देसी निजी बैंकों के। और विदेशी निजी बैंकों में HSBC, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, तो ये विदेशी निजी बैंक का उदाहरण हो गया। अब है राष्ट्रीयकृत बैंक। तो ये राष्ट्रीयकृत बैंक की परिभाषा देखिए, वे बैंक जो अपनी स्थापना के समय तो निजी क्षेत्र में होते हैं, लेकिन बाद में सरकार उनको अधिग्रहित कर लेती है, मतलब अपने संचालन के क्षेत्र में ले लेती है, उनको राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं। मतलब स्थापना के समय तो ये निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं, लेकिन बाद में सरकार आर्थिक सुधारों के लिए इन बैंकों का जो संचालन है वो अपने कार्य क्षेत्र में ले लेती है, तो उनको राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं। और इनका संचालन फिर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या है 11। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब किया गया, इसकी विस्तृत जानकारी देखिए यहाँ पर। 19 जुलाई 1969 को, ये इंदिरा गांधी सरकार के समय की बात है कि 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार द्वारा 14 जो शीर्ष बैंक थे उस समय के, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उनकी पूंजी उस समय लगभग 50 करोड़ रुपए थी। और ये 14 बैंक इस प्रकार से है, ये देखिए यहाँ पर वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 11 है, तो 11 ही है, ये गलती से नहीं लिखा हुआ है, इनका स्पष्टीकरण आगे है। तो देखिए 1969 में 19/7/1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उन बैंकों के नाम देखिए जिनकी कुल पूंजी मिलाकर के 50 करोड़ रुपए थी। तो पहला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये 14 बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 में किया गया, 19 जुलाई 1969 को। तो और 15 अप्रैल 1980 को फिर से राष्ट्रीयकरण हुआ 6 और बैंकों का जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। तो ऐसे बैंक जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी, 15 अप्रैल 1980 को उन 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया। कुल मिलाकर 20 बैंक हो गए जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया। इन 6 बैंकों में देखिए आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू इंडिया बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये 6 बैंक और जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब सरकार के संचालन क्षेत्र में आ गए। नोट, 1993 में न्यू इंडिया बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में करने से राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या रह गई 19। देखिए इस प्रकार से संख्या घटी, मतलब इन बैंकों का मर्जीकरण हुआ। मर्जीकरण मतलब इनका विलय एक दूसरे में मिला दिए गए। तो 1993 में न्यू इंडिया बैंक को मिलाया गया PNB में, जिससे 20 में से एक गया, 19 हो गया।
और पीजे नायक समिति की सिफारिश से बैंक विलय के परिणाम स्वरूप वर्तमान में जो राष्ट्रीयकृत बैंक है इनकी संख्या 11 है। अब वो कैसे देखिए। और अप्रैल 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक दोनों को मिला दिया। ठीक है, बीओबी में विजया बैंक और देना बैंक को 2019 में मिलाया गया। अप्रैल 2015 में पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को मिलाया गया। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को मिलाया गया। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक को मिलाया गया और यूनियन बैंक में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक को मिला दिया गया। इस प्रकार बैंकों के मर्जीकरण के कारण से ये संख्या जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 थी उसकी जगह पर वर्तमान में 11 रह गई है। अब पढ़ते हैं हम गैर राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक बैंक, मतलब जिनका संचालन वे स्वयं करते हैं, उनका प्रबंधक मंडल करता है, सरकार जो है उसमें हस्तक्षेप कम ही कर पाती है, तो उनको गैर राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक बैंक कहेंगे। वे बैंक जो स्थापना के समय से ही सार्वजनिक स्वामित्व में ही थे, मतलब पहले से ही सरकार की जिनमें हिस्सेदारी थी वो गैर राष्ट्रीयकृत है। और वर्तमान में गैर राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, SBI बोलते हैं जिसे हम। गैर राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा यह बैंक है। अब इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई, SBI का उद्भव कैसे हुआ वो देखिए। इसका महत्वपूर्ण हेड जो है वो है गैर राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक बैंकों का श्रेणी है और उस वर्ग में सबसे बड़ा बैंक है SBI। तो 1806 से इसकी कहानी शुरू होती है। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। 1806, 40 और 1843 और बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 बैंकों की स्थापना हुई थी। इन तीनों बैंकों को मिलाकर के 1921 में इन तीनों का कल्याण हो गया और इन तीनों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1 जुलाई 1955 को बदल दिया गया, 1/7/1955 को, और इसका नाम रखा गया भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने मूल अस्तित्व में आया। भारतीय स्टेट बैंक के अधीन कई आनुषंगिक का मतलब होता है सहायक, ये सहायक बैंक स्थापित किए गए जो कि निम्न है। कौन कौन से? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर जिसको SBBJ बोलते थे हम पहले, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। ये भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक के रूप में स्थापित किए गए थे। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का 2008 में और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का 2009 में SBI में विलय हो गया। और अप्रैल 2017 में भारतीय स्टेट बैंक ने 5 आनुषंगिक बैंक और भारतीय महिला बैंक का भी विलय अपने आप में कर लिया। तो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जो बैंक है वो भारतीय स्टेट बैंक है और दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा जो बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक। अब हम पढ़ते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे हम RRB कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और कृषि क्षेत्र में वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को जो 1975 में थी, तो 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। और इन बैंकों की स्थापना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि RRB की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई, तो RG सरैया समिति। RRB RG आराम से याद हो जाएगा आपको। RRB RG सरैया समिति 1972 की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को इनकी स्थापना की गई। और इन बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी कितनी होगी, तो 50% हिस्सेदारी तो केंद्र सरकार की, 35% हिस्सेदारी कमर्शियल बैंक की रहेगी इसमें, और 15% जो बच जाती है वो राज्य सरकार की हिस्सेदारी रहेगी। 35 केंद्र, 15 राज्य और 35 व्यापारिक बैंक। 50% केंद्र, 35% व्यापारिक और 15% राज्य सरकार। 1975 में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। मतलब जो हम बात कर रहे हैं स्थापना के समय की 2 अक्टूबर 1975 को, भिवानी हरियाणा में, मुरादाबाद यूपी, गोरखपुर यूपी, जयपुर राजस्थान और मालदा पश्चिम बंगाल। ठीक है, 2 यूपी में, 1 राजस्थान में जयपुर में, 1 हरियाणा में भिवानी में और 1 मालदा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये 5 ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या धीरे धीरे बढ़कर के 196 तक पहुंच गई थी, जिसे घटा करके वर्तमान में 38 कर दिया गया है, मतलब उनको मर्ज किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा इनकी संख्या को घटाकर 35 करने का प्रावधान किया गया है। गोवा और सिक्किम में एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। दोस्तों, खास बात इस वीडियो की यह है कि इनमें नोट्स को व्यवस्थित लिखा गया है और आप आराम से इनको सुनकर समझ सकते हैं और अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए फैक्ट अगर आते हैं तो उनको याद करने की कोशिश करिए और या फिर उनको लिखने की कोशिश करिए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं सहकारी बैंक की ओर। सहकारिता का उद्देश्य होता है एक सबके लिए और सब एक के लिए। तो देखिए यहाँ से
सहकारी बैंक सहकारी सिद्धांत पर आधारित है। ये बैंक राज्य सरकार के कानूनों के अधीन काम करते हैं। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि सहकारी बैंक राज्य सरकार के कानूनों के अधीन काम करते हैं और इस बैंक के शेयर धारक मिलकर के निदेशक मंडल का गठन करते हैं और वही निदेशक मंडल इन बैंकों को चलाता है। सहकारी बैंक दो प्रकार के हैं, एक तो शहरी सहकारी बैंक और दूसरा ग्रामीण सहकारी बैंक। तो ग्रामीण सहकारी बैंक पहले देखते हैं हम। ग्रामीण सहकारी बैंक का ढांचा दो प्रकार से, एक तो अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋण देने वाला और एक दीर्घकालिक ऋण देने वाला। अल्पकालिक या मध्यकालिक का मतलब होता है एक से कुल मिलाकर 5 साल से नीचे के जो लोन देते हैं वो वाले जो लोन है वो अल्पकालिक में आ जाएंगे। ठीक है, तो शीर्ष राज्य सहकारी बैंक है इसमें, जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और पंचायत स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियाँ या फिर प्राथमिक साख समितियाँ। दीर्घकालिक ऋण में द्विस्तरीय संरचना है, इसमें राज्य कृषि और ग्रामीण विकास बैंक काम करता है और प्राथमिक कृषि तथा ग्रामीण विकास समितियाँ पंचायत स्तर पर काम करती हैं। तो प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना सहकारी समिति अधिनियम, या अंडरलाइन कर लेना, याद रख लेना आप सभी, सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शहरी सहकारी बैंक उपनगरीय और कस्बा क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने तथा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन बैंकों की स्थापना की गई थी। क्योंकि नाम है शहरी बैंक, तो शहरी सहकारी बैंकों को स्थापित किया गया था शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, सहकारी समिति अधिनियम 1912 और दूसरा यहाँ पर अधिनियम है बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002। इन दोनों के तहत शहरी सहकारी बैंकों को स्थापित किया गया और हाल ही में बैंक विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 पारित किया गया है, जिसके तहत बैंक विनियमन अधिनियम 1949 की सभी धाराएं शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होगी। मतलब बैंक विनियमन अधिनियम एक अच्छा अधिनियम है, बहुत पुराना, 1949 का, आज़ादी के जस्ट बाद का। उस अधिनियम की सभी धाराएं बैंक विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 के आदेशानुसार शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होंगी। अब राज्य सहकारी बैंक वे बैंक जो एक ही राज्य में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराते हैं, राज्य सहकारी बैंक है। और बहुराज्य सहकारी बैंक जो इसके बिल्कुल विपरीत, बहुत सारे राज्यों में, वे बैंक जो एक से अधिक राज्यों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अब यहाँ एक समिति फिर से आती है, नचिकेत मोर समिति। इस समिति की सिफारिश के आधार पर सूक्ष्म क्षेत्रों में वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दो प्रकार के बैंकों की स्थापना की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है फिर से। नचिकेत मोर समिति ने बताया कि सूक्ष्म क्षेत्रों में, सूक्ष्म का मतलब जो बहुत छोटे क्षेत्र है, वहाँ पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके लिए दो प्रकार के बैंक है यहाँ पर, एक तो लघु वित्त बैंक जिसको स्मॉल फाइनेंस बैंक कहते हैं, इनकी संख्या है 10, और दूसरा है पेमेंट बैंक जिसको भुगतान बैंक कहते हैं हिंदी में, इनकी संख्या है 11। तो नचिकेत मोर समिति के सिफारिश के आधार पर लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन बैंकों की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है और ये जमा सुविधा उपलब्ध कराता है। मतलब ये बैंक पैसे जमा भी करते हैं और ये अधिकांश ऋण सुविधा कहाँ पर प्रदान करते हैं, तो सूक्ष्म क्षेत्रों में। मतलब जहाँ पर सामान्यतया कमर्शियल बैंक लोन नहीं देते हैं, वहाँ ये स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन देंगे और एटीएम कार्ड जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करते हैं। और इनकी 25% शाखाएं जो है ये अनिवार्य है इनके लिए कि ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो। दूसरा बैंक आता है भुगतान बैंक। नचिकेत मोर समिति की सिफारिश के आधार पर पहला बैंक तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा भुगतान बैंक, इनके लिए भी 100 करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता है और ये बैंक 1 लाख रुपए तक की जमा की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। मतलब अधिकतम हम जमा करा सकते हैं यहाँ पर 1 लाख रुपए। और ये बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं कराते हैं, मतलब लोन नहीं देते हैं, और डेबिट कार्ड सुविधा उपलब्ध कराते हैं परंतु क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं, मतलब उधार पैसे नहीं देते, ये जमा करते हैं पैसों को। ठीक है, और ये बैंक पूंजी सहकारी परिसंपत्ति में निवेश करता है। अब पढ़ते हैं हम घरेलू महत्व के महत्वपूर्ण बैंक। डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्ट बैंक जिनको बोलते हैं DSIB, फुल फॉर्म है इसका डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। वे बैंक जो वित्तीय रूप से मजबूत हो और जिनकी कुल पूंजी घरेलू उत्पाद का 2% या उससे अधिक हो, जो टू बिग टू फेल। इसका मतलब क्या है कि जिनका डूबना संभव नहीं हो, मतलब जो बैंक डूबेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी क्षमता कितनी है कि पूरे देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 2% या उससे ज़्यादा इनके पास अगर पूंजी है तो उसको अपन कहेंगे डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक मतलब है कि जो विधिवत रूप से बहुत महत्वपूर्ण बैंक है हमारे लिए, तो इसलिए इसको कहा गया है DSIB। तो
इनका एक तो कैपेसिटी बता दिया है कि जीडीपी का 2% या उससे ज़्यादा, तथा जिनका संगठन स्थिर हो, मतलब इनमें कोई आमूलचूल परिवर्तन बार बार नहीं होता हो, तो वे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और भारत में ये दर्जा जो है वो 3 सबसे बड़े बैंकों को प्राप्त है। एक तो भारतीय स्टेट बैंक सन 2016 में, आईसीआईसीआई 2016 में और एचडीएफसी 2017 में। ये तीनों बैंक जो है जिनका जो टोटल जो टर्नओवर है, कुल पूंजी जो है वह जीडीपी, पूरे देश के जीडीपी का 2% या इससे ज़्यादा है। अब पढ़ते हैं हम एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। अर्थ देखिए इसका, पहले इसके बारे में, इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, क्योंकि पीछे एक शब्द लिखा हुआ है कंपनी, तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्थापना की गई। ये मांग जमा स्वीकार नहीं करते हैं और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होते हैं, यानी कि ये चेक जारी नहीं करते, इनके नाम के चेक जारी नहीं होते हैं। ये जमा पर बीमा की सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो ये तो रह गई कि सामान्य बैंक के ये कार्य ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां नहीं करती हैं। ठीक है, अब है मुद्रा बैंक। मुद्रा का फुल फॉर्म देखिए, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा बैंक की स्थापना अप्रैल 2015 में की गई थी और इसकी पूंजी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कि इसकी पूंजी 20,000 करोड़ रुपए, मतलब बहुत बड़ा बैंक है ये मुद्रा बैंक। मतलब इसमें जो व्यक्ति भाग लेंगे वो सामान्य जनता नहीं होगी, वो या तो बैंकर्स होंगे या बहुत बड़े औद्योगिक घराने होंगे, उसको हम मुद्रा बैंक कहते हैं। और अल्पकालीन प्रतिभूतियों में ये लेन देन करते हैं। गारंटी पूंजी है इनकी 3,000 करोड़ रुपए। ये बैंक SIDBI के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। और मुद्रा बैंकों के प्रमुख कार्य क्या है? सूक्ष्म क्षेत्रों में वित्तीय सुविधा की उपलब्धता को बढ़ाना, और इसके लिए ये बैंकों की सहायता करते हैं। सूक्ष्म इकाई को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने वाले संगठनों को, मतलब समझ लो कि जो बैंक पब्लिक को पैसा उधार देते हैं, उन बैंकों को ये फाइनेंसिंग करता है मुद्रा बैंक, उनको वित्तीय सुविधा प्रदान करता है, सूक्ष्म बैंकों के ऋणों को गारंटी प्रदान करता है। और यह एक पुनर्वित्त निकाय, पुनर्वित्त निकाय का मतलब एक ऐसा संगठन जो वित्त प्रदान करने वाली इकाइयों को वित्त देता है, मतलब बैंकों को लोन देता है। ठीक है, आगे आता है बैड बैंक, BAD, बैड बैंक। तो बैड बैंक किसको बोलते हैं? वे बैंक जो NPA की समस्या के निराकरण के लिए स्थापित किए जाते हैं, बैड बैंक कहलाते हैं। अब आपको बता देता हूं कि NPA का अर्थ क्या होता है। गैर निष्पादनकारी संपत्तियां। NPA का अर्थ वो है कि जब बैंक किसी व्यक्ति को लोन देता है और बहुत बड़ा लोन दे देता है और वह व्यक्ति अपनी 3 किस्तों से अधिक का भुगतान समय पर नहीं कर पाता है, तो उसका खाता NPA हो जाता है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से इंसॉल्वेंट की तरह, दिवालिये की तरह, कि अब उसकी क्षमता नहीं रही है। तो बैंक ने जो लोन दिया है वो बैंक की संपत्ति तो है, लेकिन वो गैर निष्पादनकारी है, मतलब उसका वह प्रयोग अब नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने लोन लिया है वो पैसे जमा ही नहीं करा रहा है। तो ऐसी NPA की समस्या के निराकरण के लिए जो बैंक स्थापित किए जाते हैं उनको अपन बैड बैंक कहते हैं। गैर निष्पादनकारी संपत्तियां देखिए, वह ऋण जिसकी पुनर्वापसी 90 दिनों तक, मतलब 3 महीने तक उसकी जो पुनर्वापसी नहीं की गई है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग संपत्तियां कहलाती है। तो उनके निराकरण के लिए जो बैंक होंगे वो बैड बैंक है। अब पढ़ते हैं हम उद्देश्य बैंक। वे वित्तीय संगठन जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होकर के कोई विशेष क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है, वे उद्देश्य बैंक कहलाते हैं। मतलब इनका उद्देश्य क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना। ये हमारा अंतिम टॉपिक रहेगा, जिसके चारों बैंक हम पढ़ेंगे, नाबार्ड, IDBI, एक्जिम यानी आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं हम नाबार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना हुई थी 12/7/1982 को, मतलब 12 जुलाई 1982 को एक एक्ट है, नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। ये कृषि विकास के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा बैंक हमारे देश का है। और नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश के आधार पर? तो शिव रमन समिति, मतलब कृषिगत कार्यों पर किसने ध्यान दिया? तो भगवान शिव ने, शिव और राम ने। ये आप याद रख लेंगे, शिव और राम ने ध्यान दिया कृषि पर, खेती पर, तो इसलिए समिति याद रखेंगे आप, शिव रमन समिति नाबार्ड के लिए। ठीक है, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। भले वहाँ कृषि नहीं है, लेकिन मुंबई में इसका मुख्यालय है। नाबार्ड की प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़ रुपए थी। जब इसकी स्थापना की गई थी 1982 में, तब इसकी पूंजी 100 करोड़ रुपए थी, जो वर्तमान में 5,000 करोड़ रुपए तक बढ़ गई है। और वर्तमान में नाबार्ड की 1% हिस्सेदारी, मतलब 1% 5,000 करोड़ का समझ लीजिए 50 करोड़, ये RBI के पास है।
और इसकी 99% जो हिस्सेदारी है, भागीदारी है, वो केंद्र सरकार के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाने वाला बैंक है। और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं तो GR चिंताला, मतलब इनको चिंता है कृषि की, इस प्रकार याद रख सकते हैं आप, GR चिंताला। अब इसके कार्य क्या है, तो ये कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है। यह व्यापारिक बैंकों, ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को दीर्घकालीन का मतलब जहाँ कहीं भी आए आप समझ लेंगे 5 साल से अधिक, और मध्यकालीन मतलब 5 साल से कम, 1 से 5 साल के बीच का जो लोन है वो मध्यकालीन होगा। तो यह व्यापारिक बैंकों, ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की सुविधा देता है। सहकारी और ग्रामीण बैंकों को बीज, उर्वरक और कीटनाशक हेतु अल्पकालिक ऋण की सुविधा भी प्रदान करता है। और नाबार्ड एक पुनर्वित्त संगठन है। यह भी पुनर्वित्त संगठन है क्योंकि बैंकों को भी लोन देता है और बैंक आगे लोन देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वित्त प्रदान करने वालों को वित्त देने का काम नाबार्ड का है, जिसके द्वारा कृषकों यानी किसानों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती, बल्कि नाबार्ड किसानों को डायरेक्ट लोन नहीं देता, ये लोन देता है वित्तीय संगठनों को, और वित्तीय संगठन आगे यह ऋण प्रदान करते हैं किसानों को। इस प्रकार ये एक पुनर्वित्त संगठन है। और नाबार्ड द्वारा व्यापारिक बैंक, ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों का निरीक्षण किया जाता है, मतलब उनका इंस्पेक्शन होता है टाइम टू टाइम, और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण होता है ताकि उनका नियंत्रण हो सके। और यह ग्रामीण विकास और रोजगार सृजित करने हेतु वित्तीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है, कई योजनाएं लाता है नाबार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड, नाम सुना होगा आपने, KCC, नाबार्ड द्वारा ही ये योजना चलाई गई है। कृषि में अल्पकालिक सहायता हेतु 1998 से, ये याद रख लेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 से आए हैं। तो 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत की गई थी नाबार्ड के द्वारा ही। अब दूसरा हम विशेष उद्देश्य वाला बैंक पढ़ते हैं, IDBI, मतलब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो इस बैंक की स्थापना हुई थी 1964 में। IDBI जो औद्योगिक विकास के लिए सबसे बड़ा बैंक है हमारे देश का, जैसे कृषि के विकास के लिए नाबार्ड है, उसी प्रकार औद्योगिक विकास के लिए IDBI है। ठीक है, इंडियन डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया पूरा नाम है इसका। नोट, वर्ष 2004 में इसे भी व्यापारिक बैंक का दर्जा दे दिया गया था। हाल ही में IDBI की हिस्सेदारी को प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया गया है ताकि इसका संचालन बेहतरीन हो सके। ठीक है, इसके प्रमुख कार्य, जैसा नाम है वैसा ही काम है, औद्योगिक इकाइयों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना, उद्योगों में प्रशिक्षण सुविधा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, क्योंकि प्रशिक्षण देंगे तो लोग अच्छी गुणवत्ता को हासिल करेंगे, अच्छा सीखेंगे तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, कुल मिलाकर औद्योगिक विकास होगा। तो उद्योगों में प्रशिक्षण की सुविधा की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है ये बैंक, और यह शीर्ष औद्योगिक बैंक है, ये हम पहले ही समझ चुके हैं। अब पढ़ते हैं SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग, S यानी स्मॉल, लघु छोटे उद्योगों के लिए वित्त की सुविधा प्रदान करता है ये SIDBI। मतलब ये भी एक पुनर्वित्त बैंक ही है, वित्तीय संस्थानों में इसको शामिल किया जाता है, और ये भी क्या करता है, बैंकों को, छोटे बैंकों को लोन देता है ताकि छोटे उद्योगों तक धनराशि को ऋण के रूप में उपलब्ध करवाया जा सके और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले, उद्यमिता को बढ़ावा मिले। तो इसकी स्थापना हुई थी 19 अप्रैल 1990 को, 19/4/1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय है लखनऊ। कैसे याद करेंगे इसको, ल से लघु और ल से लखनऊ, ल से लघु और ल से लखनऊ। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय है लखनऊ में, स्थापना 19/4/90। इसके कार्य लघु और सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, कस्बों और उपनगरीय मतलब शहरी क्षेत्रों में उद्योगों को विकसित करना, और उन वित्तीय संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। यह आपको बताया गया पहले ही कि यह भी एक पुनर्वित्त या वित्तीय संस्थान है, पुनर्वित्त संगठन है जो छोटे बैंकों को लोन देता है, और वो बैंक आगे फिर छोटे उद्यमियों को लोन प्रदान करते हैं, ऋण की सुविधा देते हैं। और अभी हमारा टॉपिक है आयात निर्यात बैंक। एक्जिम आराम से याद कर सकते हैं, एक्स यानी एक्सपोर्ट यानी निर्यात, और IM यानी इम्पोर्ट यानी आयात। तो एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, आयात निर्यात बैंक, इसकी स्थापना भी जनवरी 1982 में हुई थी, और 1982 में स्थापना हुई थी नाबार्ड की, लेकिन नाबार्ड की 19 जुलाई 1982 को, जबकि जनवरी 1982 मतलब आयात निर्यात बैंक की स्थापना नाबार्ड से पहले हुई। इसके कार्य क्या है, आयात निर्यात में व्यापार में संलग्न व्यापारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, क्योंकि वहाँ अधिक मात्रा में धनराशि चाहिए, विदेशी मुद्रा में ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, क्योंकि व्यापारियों को विदेशों से आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए, तो यहाँ की मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करता है आयात निर्यात बैंक। और आयात निर्यात को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाले संगठनों को ऋण की सुविधा प्रदान करना, मतलब जो आयातक और निर्यातक को ऋण देते हैं ऐसे बैंकों के लिए पुनर्वित्त की सुविधा के रूप
के रूप में ये कार्य करता है। और अंतिम आज का हमारा टॉपिक है NHB, राष्ट्रीय आवास बैंक। आराम से समझिए इसको। इसकी स्थापना नाबार्ड के फिक्स 6 साल के बाद हुई। नाबार्ड की स्थापना हुई थी जुलाई 1982 में, जबकि NHB की स्थापना हुई जुलाई 1988 में। इसके कार्य हैं, नाम से स्पष्ट है, आवास मतलब लोगों के आवास के लिए, मकान बनाने के लिए लोन देता है ये। तो आवास सुविधा की उपलब्धता के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। आवास कीमत सूचकांक NHB द्वारा वर्ष 2007 से किया जा रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि बैंकों के प्रकार और बैंकिंग से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं और जो रीट परीक्षा में पूछे जाने हैं, उनसे संबंधित विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। और आशा करता हूँ कि इनमें से ही क्वेश्चन रीट परीक्षा में भी पूछे जाएं, ताकि आप उनका जवाब आसानी से दे सकें और आप सभी रीट परीक्षा में सफल हो, ये कामना करता हूँ। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और हमारा अगला टॉपिक रहेगा यहाँ पर RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों, इसी प्रकार की विस्तृत जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।